हेलो गाइस। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गुप्ता एंड गुप्ता बुक का सब्जेक्ट डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 131 टू क्वेश्चन नंबर 140। क्वेश्चन नंबर 131, द कनेक्शन ऑफ इंटरमीडिएट वर्टिकल स्टिफनर्स टू द वेब नॉट सब्जेक्टेड टू एक्सटर्नल लोड्स शेल बी डिजाइंड फॉर द मिनिमम शियर फोर्स ऑफ। यहाँ पर आपको गिवन है इंटरमीडिएट वर्टिकल कनेक्टेड है वेब से, एक कंडीशन गिवन है नॉट सब्जेक्टेड टू एक्सटर्नल लोड। तो उस केस में मिनिमम शियर फोर्स कितना होगा जब हम डिज़ाइन करेंगे, तो फॉर्मूला क्या होगा मिनिमम शियर फोर्स का। चार ऑप्शन गिवन है। यहाँ पर टी का मतलब होगा द वेब थिकनेस इन mm, एच द आउट स्टैंड ऑफ स्टिफनर्स इन mm। तो हम आई कोड में इसको देखते हैं। आई कोड 800-1984, क्लोज नंबर 6.7.4.6, कनेक्शन ऑफ इंटरमीडिएट स्टिफनर्स टू वेब। इंटरमीडिएट वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल दोनों के केस में होगा। आपको क्वेश्चन में वर्टिकल दिया हुआ है, तो यहाँ पर इंटरमीडिएट वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल दोनों के लिए सेम आंसर होगा। स्टिफनर्स नॉट सब्जेक्टेड टू एक्सटर्नल लोड्स शेल बी कनेक्टेड टू द वेब बाय रिवेट्स आर वेल्डेड। वेल्ड या रिवेट दोनों से कनेक्टेड हो सकते हैं वो। सो एज द विड स्टैंड अ शियरिंग फोर्स between each component of the stiffeners and the web of not less than। तो ये फॉर्मूला 125 टी स्क्वायर बाई एच गिवन है। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पर चेंज भी हो सकता है, वर्टिकल की जगह क्या हो सकता है हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है। तो आंसर क्या होगा 125 टी स्क्वायर बाई एच किलो न्यूटन पर मीटर। और टी और एच यहाँ पर गिवन है जो कि आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 131 ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ये फॉर्मूला याद रखना है आपको। और एक कंडीशन और है यहाँ पर, फॉर स्टिफनर सब्जेक्टेड टू एक्सटर्नल लोड। यदि वहाँ पर एक्सटर्नल लोड होगा तो उस केस में हम क्या करेंगे, द शियर बिटवीन द वेब एंड स्टिफनर्स ड्यू टू दिस लोड, जो एक्सटर्नल लोड है उसके कारण जितना भी होगा, शेल बी एडेड टू द अबव वैल्यूज़। तो इस वैल्यू में हम ऐड कर देंगे जितना भी शेयर फोर्स है उसको हम ऐड कर देंगे यदि किसी स्टिफनर्स पर एक्सटर्नल लोड सब्जेक्टेड है। क्वेश्चन नंबर 131 ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 132, व्हेन वर्टिकल इंटरमीडिएट स्टिफनर्स आर सब्जेक्टेड टू बेंडिंग मोमेंट्स ड्यू टू एक्सेंट्रिसिटी ऑफ वर्टिकल लोड्स देयर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इंक्रीज्ड बाय। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम एक कर चुके हैं। तो वहाँ पर क्या था, इस लास्ट वीडियो में हमने देखा था क्वेश्चन नंबर 121 से 131 वाला जो हमारा वीडियो था, क्वेश्चन नंबर 121 से 130, उस वीडियो में हमने डिस्कस किया था। वहाँ पर इसेंट्रिसिटी नहीं थी, जो वर्टिकल लोड था वो कहाँ पर था, एक्सिस पे था। तो वहाँ पर हमने जो फॉर्मूला देखा था मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, उसको उसमें हम कितना इंक्रीज कर देंगे यदि इसेंट्रिसिटी होगी। तो ये चार ऑप्शन गिवन है। करेक्ट हम देखते हैं यहाँ पर क्या होगा ऑप्शन। ये भी आईएस कोड में दिया हुआ है। एक्सटर्नल फोर्स ऑन इंटरमीडिएट स्टिफनर्स, when vertical intermediate stiffeners are subjected to bending moments and shears due to eccentricity of vertical loads are the action of transfer forces, the moment of inertia of the stiffeners given in 6.7.4.2। ये हम डिस्कस कर चुके हैं एक फॉर्मूला लास्ट वीडियो में। जिसने लास्ट वीडियो देखा होगा उसको समझ में आएगा। और जो स्टार्टिंग से ये सीरीज देख रहा है डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स, उसको पता होगा इंटरमीडिएट स्टिफनर किसको कहते हैं, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, ये सब कुछ मैं आपको बता चुका हूँ। तो आप यदि स्टार्टिंग से देखोगे तो आपको समझ में आएगा। और लास्ट पार्ट आपने देखा होगा तो ये क्लोज आपको समझ में आ जाएगा। 6.7.4.2 शेल बी इंक्रीज्ड एज शोन इन बिलो। मतलब ये जो वैल्यू इसमें गिवन है इस क्लोज में, उसको हम इंक्रीज्ड कर देते हैं। कितनी कर देते हैं, कब इंक्रीज करेंगे, जब लोड कुछ एसेंट्रिसिटी पर लग रहा है, मतलब उसकी एक्सिस में नहीं है। फर्स्ट, बेंडिंग मोमेंट ऑन स्टिफनर्स ड्यू टू एसेंट्रिसिटी ऑफ वर्टिकल लोडिंग विथ रिस्पेक्ट टू द वर्टिकल एक्सिस ऑफ द वेब। वेब की वर्टिकल एक्सिस से कुछ एसेंट्रिसिटी पर लोड है, तो उस केस में हम इंक्रीज कर देते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया को 150 एम डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई टी। और ये किस में होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। और एक बात यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर जो यूनिट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वो सेंटीमीटर की पावर कितनी है, 4 है। और एम मोमेंट की किलो न्यूटन मीटर है, डी एम ई मेगा पास्कल, टी एम। ठीक है, तो देख सकते हो यहाँ पर एम में है।
और जबकि जो आई है वो किस में है, सेंटीमीटर 4। तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। वैसे न्यूमेरिकल नहीं आएगा, लेकिन फिर भी आपको यदि मेंस एग्ज़ाम है तो वहाँ पर ये न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 132, ऑप्शन बी इज करेक्ट। और एक और फॉर्मूला देख सकते हो, लेटरल लोडिंग ऑन स्टिफनर्स कितना होगा, उस केस में हम इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, यहाँ तो हम वर्टिकल लोड की बात कर रहे थे। वर्टिकल में भी देखो 3 कंडीशन बनेगी। पहली कंडीशन है वर्टिकल लोड कहाँ पर है, एक्सिस में है। सेकेंड, वर्टिकल लोड है इसेंट्रिसिटी में। और थर्ड, लेटरल लोड है। तो ये फर्स्ट वाला कंडीशन तो हमने इससे पहले वाले पार्ट में हमने देखा था। सेकेंड का फॉर्मूला ये देख सकते हैं, ये सेकेंड वाला फॉर्मूला है। और थर्ड कंडीशन ये हो सकती है जब लेटरल लोडिंग होगी। तो 3 फॉर्मूले आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 133, फॉर अ कंप्रेशन मेंबर विद डबल एंगल सेक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन विल गिव लार्जर वैल्यू ऑफ मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन। कंप्रेशन मेंबर में यहाँ पर डबल एंगल सेक्शन है, उनकी कंडीशन गिवन है 3। पहली कंडीशन में जो एंगल है इक्वल एंगल सेक्शन है बैक टू बैक। सेकेंड में अनइक्वल लेग्ड एंगल्स हैं विथ लॉन्ग लेग्स बैक टू बैक। और थर्ड कंडीशन में अनइक्वल लेग्ड एंगल्स विथ शॉर्ट लेग्स बैक टू बैक। और थर्ड लास्ट ऑप्शन है बोथ बी और सी। तो पहले तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम बनाते हैं एंगल को। एंगल बैक टू बैक है और इक्वल एंगल है, तो ये ऑप्शन ए, ये गजट प्लेट है, ये बैक टू बैक एंगल है और इक्वल सेक्शन है। बी में आपको गिवन है एंगल सेक्शन है, उसकी जो लॉन्ग एग है वो कनेक्टेड है गजट प्लेट से। ठीक है। थर्ड में आपको दिया हुआ है जो शॉर्ट एज है वो कनेक्टेड है गजट प्लेट से। ये तो हमने ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर एंगल बना दिया है। अब क्वेश्चन में आपको पूछा है कि मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन, जो आर मिनिमम होता है उसकी वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, ये आपको पूछा गया है। तो उससे पहले हम सिलेंडरनेस रेशियो देख लेते हैं। सिलेंडरनेस रेशियो इज द रेशियो ऑफ इफेक्टिव लेंथ ऑफ मेंबर टू द लिस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन। ये सिलेंडरनेस रेशियो का फॉर्मूला होता है एल इफेक्टिव डिवाइडेड बाय आर मिनिमम। आर मिनिमम होता है रेडियस ऑफ गायरेशन और आर मिनिमम की वैल्यू होती है अंडर रूट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइडेड बाय एरिया। ठीक है। और आर मिनिमम हम किससे निकालते हैं, स्टिल टेबल होती है। स्टिल टेबल से हमें आर मिनिमम की वैल्यू पता चलती है। अलग अलग जो सेक्शन का साइज दिया होता है एंगल का, ठीक है, एंगल का अलग अलग जो साइज होगा उसके लिए रेडियस ऑफ गायरेशन की वैल्यू हमें स्टिल टेबल से मिलती है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा, गजट प्लेट में जब हम कनेक्ट करते हैं एंगल को बैक टू बैक, और यहाँ पर जो कंडीशन होगी उसकी जो लॉन्ग लेग होगी या लॉन्ग एज होगी, ठीक है, एंगल की लॉन्ग लेग होगी, उसको कनेक्ट किया जाता है गजट प्लेट से। तो उस केस में हमारा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो मैक्सिमम होगा। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैक्सिमम होता है तो आर मिनिमम भी क्या होगी, हमारी मैक्सिमम होगी। वैसे इसकी जो वैल्यू हमें पता चलती है वो स्टिल टेबल से पता चलती है। क्वेश्चन नंबर 133, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, रेडियस ऑफ गायरेशन, जो मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन है उसकी वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब अनइक्वल लेग्ड एंगल को कनेक्ट किया जाता है बैक टू बैक और उसकी जो लॉन्ग लेग होगी उसको कनेक्ट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 133, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 134, लग एंगल्स, ऑप्शन ए, आर यूज्ड टू रिड्यूस द लेंथ ऑफ कनेक्शन, आर अनइक्वल एंगल्स, इंक्रीज शियर लेग, ऑल द अबव। लग एंगल का यूज़ कहाँ पर किया जाता है, डिजाइनिंग ऑफ टेंशन मेंबर। लग एंगल कैन बी यूज्ड इफेक्टिवली इन डिजाइनिंग ऑफ टेंशन मेंबर। लग एंगल इज स्मॉल पीस ऑफ एंगल used to connect outstand leg of the member to the gusset plate। तो इसका यूज़ हम कहाँ पर करते हैं, गजट प्लेट जो होती है उसको कनेक्ट करने के लिए। द पर्पस ऑफ लग एंगल इज टू रिड्यूस द लेंथ ऑफ कनेक्शन टू द गजट प्लेट एंड टू रिड्यूस शियर लेग इफेक्ट। तो इसका पर्पस होता है लग एंगल का
लेंथ जो कनेक्शन की होगी उसको रिड्यूस करने के लिए और शियर लेग को भी रिड्यूस करने के लिए। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। लग एंगल का यूज़ किया जाता है, आर यूज्ड टू रिड्यूस द लेंथ ऑफ कनेक्शन, ये तो करेक्ट होगा। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता है, बी जो ऑप्शन दिया हुआ है, आर अनइक्वल एंगल्स। अनइक्वल नहीं होता, क्या होता है, इक्वल होगा। इंक्रीजेस शियर लेग, ये भी इनकरेक्ट, यहाँ पर क्या होगा, डिक्रीज। तो यहाँ पर 3 पॉइंट आप ध्यान में रख सकते हो लग एंगल से रिलेटेड। पहला तो ऑप्शन ए दिया हुआ वो करेक्ट होगा, सेकंड हो जाएगा आर इक्वल एंगल्स, और थर्ड डिक्रीज शियर लेग। ये लग एंगल आप देख सकते हो, यहाँ पर लग एंगल है, ये एंगल और ये गजट प्लेट है। तो कनेक्शन की लेंथ को रिड्यूस करने के लिए लग एंगल का यूज़ किया जाता है और शियर लेग को भी रिड्यूस करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 135, फॉर रिवेट्स इन टेंशन विथ काउंटर शंक हेड्स द टेंसाइल वैल्यू शेल बी। टेंसाइल वैल्यू कितनी रिड्यूस या इंक्रीज होती है। रिवेट को यदि हम टेंशन में यूज़ करते हैं और किस टाइप का है, काउंटर शंक हेड। तो पहले तो हम देख लेते हैं रिवेट काउंटर शंक का मतलब क्या होगा। जो हेड है वो हेड अलग अलग टाइप के यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं आपको। ये रिवेट है, इसको हेड कहा जाता है, ये शंक होता है, और ये टेल। यहाँ पर आप देखोगे तो इसको काउंटर शंक कहा जाता है। ये यूनिवर्सल हेड, राउंड राउंड हेड, ब्रेजियर हेड और फ्लैट हेड। तो इसमें आपको पूछा गया इस रिवेट के बारे में, आईएस कोड में दिया हुआ 8.10.4 में। काउंटर शंक हेड्स, फॉर काउंटर शंक हेड 1/2 of the depth of counter sinking shall be neglected in the calculating the length of the rivet in bearing। जब रिवेट की लेंथ हम बियरिंग में कैलकुलेट करते हैं तो उस केस में 1/2 हम क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। और टेंशन की बात करते हैं तो फॉर रिवेट्स इन टेंशन विथ काउंटर शंक हेड्स द टेंसाइल वैल्यू शेल बी रिड्यूस्ड बाय 33.3%। नो रिडक्शन नीड बी मेड इन शियर। तो यहाँ से 3 पॉइंट और आप नोट कर सकते हो। पहला पॉइंट होगा बियरिंग में काउंटर सिंकिंग जो होती है, ठीक है, काउंटर संक हेड की, तो उसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं 1/2। सेकेंड टेंशन की बात करते हैं तो 33.3% रिड्यूस हो जाती है टेंसाइल वैल्यू। और थर्ड में शियर में किसी भी प्रकार की रिडक्शन की आवश्यकता नहीं होती शियर के केस में। क्वेश्चन नंबर 135, फॉर रिवेट्स इन टेंशन विथ काउंटर शंक हेड्स द टेंसाइल वैल्यू शेल बी रिड्यूस्ड बाय 33.3%। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 136, a steel beam supporting loads from the floor slab as well as from wall is termed as। बीम कौन सी बीम होगी जो कि स्लेब, जो फ्लोर स्लेब है उसका और वॉल दोनों का लोड लेती है, सपोर्ट करती है। ऑप्शन ए स्ट्रिंजर बीम, बी लिंटल बीम, स्पेंड्रल बीम और हिडर बीम। तो ऑप्शन बी तो नहीं होगा, ये लिंटल बीम तो सभी को पता होगा, और इन तीनों के बारे में हम डिस्कस करते हैं। लिंटल बीम के बारे में भी डिस्कस करेंगे। स्ट्रिंजर बीम का मतलब होगा इज एन इंक्लाइंड मेंबर डेट सपोर्ट द थ्रेड ऑफ स्टेयर। तो स्टेयर में जो स्लेब होती है, या उसको हम बीम यदि कहेंगे, तो वो स्ट्रिंजर होती है जो इंक्लाइंड होती है और जिसके ऊपर हम क्या करते हैं, थ्रेड, स्टेयर के थ्रेड होते हैं, ठीक है। तो इसको कहा जाता है स्ट्रिंजर बीम। तो ये तो किसका लोड लेती है, जो थ्रेड होंगे उसको सपोर्ट करती है। लिंटल बीम, लिंटल इज अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चरल मेंबर्स spanning and usually carrying load above an opening। Opening may be like that opening of doors and windows। Lintel are provided above the doors and windows to support load of the wall above it। तो डोर और विंडो के ऊपर जितनी वॉल होती है उसको सपोर्ट करने के लिए, या जो ओपनिंग हम प्रोवाइड करते हैं उसके ऊपर जितनी भी वॉल होगी उसको सपोर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, लिंटल बीम का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट सी ऑप्शन जो दिया हुआ है स्पेंड्रल बीम, आर लोड बियरिंग स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स अराउंड द पेरीमीटर ऑफ अ फ्लोर ऑफ बिल्डिंग। तो बिल्डिंग फ्लोर में जो पेरीमीटर, जो बियरिंग स्ट्रक्चरल एलिमेंट है, ठीक है, इसको समझना। स्पेंड्रल बीम का मतलब होगा
कि ये लोड बेयरिंग स्ट्रक्चरल एलिमेंट होता है जो कि बिल्डिंग के पेरीमीटर के अराउंड होगा, और इसका काम क्या होता है, सपोर्ट करना कौन से लोड को, वॉल का लोड और सम रूफ लोड अल्सो, वॉल के लोड को सपोर्ट करता है और रूफ के लोड को भी सपोर्ट करेगा। तो यही हमारा क्वेश्चन है। हिडर बीम इज अ फ्लोर और रूफ बीम प्लेस्ड बिटवीन टू लॉन्ग बीम्स that supports the end of the tail pieces or accept common joints in order to frame around an opening। तो हेडर बीम का मतलब क्या हो जाएगा, एक फ्लोर या रूफ बीम होती है जिसके बीच में हेडर बीम को प्लेस किया जाता है उसके एंड टेल पीस को सपोर्ट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 136, तो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, फ्लोर स्लेब एज वेल एज फ्रॉम वॉल, इस लोड को जो सपोर्ट करती है वो बीम कहलाती है स्पेंड्रल बीम कहलाएगी। सी ऑप्शन इज करेक्ट। गेट 1999 में पूछा गया क्वेश्चन, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 137, pitch of taking rivets when double angles connected back to back and acting as tension members should not be more than। पिच आपको पूछी गई, पिच कितनी होगी टेकिंग रिवेट की, डबल एंगल है कनेक्टेड बैक टू बैक एंड एक्टिंग एज टेंशन मेंबर। आईएस कोड से ही हम देखेंगे इसको भी। टेकिंग रिवेट्स shall have a pitch in line not exceeding 32 times the thickness of the outside plate or 300 mm whichever is less। तो पहली कंडीशन तो यहाँ पर हो जाएगी 32 टाइम्स और 300 mm, इन दोनों में से जो कम होगा वो होगी पिच। सेकेंड केस, वेयर द प्लेट आर एक्सपोज्ड टू द वेदर the pitch in line shall not exceed 16 times the thickness of the outside plate or 200 mm whichever is less। तो पहली कंडीशन में क्या था, 32 टाइम्स थिकनेस ऑफ द आउटसाइड प्लेट्स और 300 mm, इन दोनों में से जो कम होगा वो वैल्यू हम लेंगे पिच। सेकेंड में 16 टाइम और 200 mm, इन दोनों में से कम होगा। तो सेकेंड में केस क्या था, कंडीशन थी प्लेट जो है वो एक्सपोज्ड है वेदर में, उसका डायरेक्ट कांटेक्ट किससे है, वेदर से है। इन बोथ केसेस द लाइंस ऑफ रिवेट शैल नॉट बी अपार्ट एट अ डिस्टेंस ग्रेटर देन दिस पिचेस। तो ये जो क्लोज दिया है 8.10.3.1, ये किसके लिए गिवन है, कंप्रेशन के केस में, ये कंप्रेशन के केस में। लेकिन जो क्वेश्चन पूछा गया है वो टेंशन के लिए पूछा गया है, ठीक है। तो ये भी आपको वैल्यू पता होना चाहिए, कंप्रेशन के केस में कितनी होगी पिच टेकिंग रिवेट के लिए। ऑल द रिक्वायरमेंट्स स्पेसिफाइड इन 8.10.3.1 shall apply to compression members generally, subject to the stipulation in this code affecting the design and construction of compression members। तो ये तो हम कंप्रेशन मेंबर की बात कर ली हमने। अब हम टेंशन की बात करते हैं। टेंशन में देखेंगे 8.10.3.3 में, इन टेंशन मेंबर्स composed of two flats, angles, channels are T in contact back to back are separated back to back by a distance not exceeding the aggregate thickness of the connected parts, taking rivets with solid distance pieces where the parts are separated shall be provided at pitch in line not exceeding 1000 mm। तो ये किसी के लिए भी हो सकता है, एंगल के लिए हो सकता है, चैनल के लिए हो सकता है, टी हो सकती है, यदि बैक टू बैक हो उनका कांटेक्ट, ठीक है। तो उस केस में जो पिच होगी वो कितनी होगी 1000 mm, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। ये मैक्सिमम वैल्यू आपको गिवन है 1000 mm। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं, कंप्रेशन के लिए 2 क्वेश्चन बन सकते हैं और एक टेंशन के लिए क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 137, ऑप्शन सी इज करेक्ट। कुछ क्वेश्चंस आईएस कोड से पूछे जाते हैं डायरेक्टली, तो उसको आपको याद करना होता है, उसमें ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं होते हैं कुछ क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 138, इन मोमेंट रेजिस्टेंस कनेक्शंस द मोमेंट रेजिस्टेंस ऑफ रिवेटेड कनेक्शन डिपेंड्स अपॉन।
रिवेटेड कनेक्शन यदि कोई स्ट्रक्चर है तो उस केस में जो मोमेंट रेजिस्टेंस होगा वो किस पे डिपेंड करेगा? ऑप्शन ए शियर इन रिवेट्स, कंप्रेशन इन रिवेट्स, टेंशन इन रिवेट्स, और ऑप्शन डी स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट्स इन बियरिंग। तो रिवेट कनेक्शन की हम बात करते हैं तो रिवेट वैल्यू निकालते हैं उस केस में तो हम शियरिंग, बियरिंग और टेंशन तीनों लेते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर यदि हम रिवेट को मोमेंट रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो वो टेंशन में वीक होता है, ठीक है। तो रिवेट का जो मोमेंट रेजिस्टेंस होता है, रिवेट कनेक्शन की बात हो रही है, तो उसमें जो मोमेंट रेजिस्टेंस होता है वो किस पे डिपेंड करता है? टेंशन में, क्योंकि जो रिवेट कनेक्शन होता है वो टेंशन में वीक होता है, इसलिए हम टेंशन में उसको चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 138 ऑप्शन सी करेक्ट होगा, टेंशन इन रिवेट्स। क्वेश्चन नंबर 139, the allowable shear stress in the wave of mild steel beam decreases with। अलाउेबल shear stress आपको पूछा है वेब में, माइल्ड स्टील बीम है, ठीक है। माइल्ड स्टील बीम में जो वेब होगी, ये तो आपको पता ही होगा वेब किसको कहते हैं, ठीक है। ये फ्लेंज कहलाती है, ये वेब, ये बॉटम फ्लेंज। तो इस वेब में जो अलाउेबल shear stress होगी वो डिक्रीज होगी किसके साथ? डिक्रीज इन एच बाई टी रेशियो, और एच है हाइट और टी है थिकनेस। तो एच और टी के कंपेयर में आपको बताना है कि एच और टी के साथ, एच बाई टी रेशियो के साथ अलाउेबल shear स्ट्रेस किस टाइप से चेंज होगी। ये टेबल हम डिस्कस करते हैं, टेबल 6.6। परमिसिबल एवरेज shear स्ट्रेस टाउ वी ए इन स्टीफन्ड वेव्स ऑफ स्टील विथ माइल्ड स्टील। F/250 का मतलब होगा माइल्ड स्टील की टेबल गिवन है। डी बाई टी रेशियो यदि हम देखेंगे, ये रेशियो इंक्रीज हो रहा है, डी बाई टी रेशियो। स्ट्रेस यदि हम देखते हैं तो स्ट्रेस जैसे जैसे डी बाई टी रेशियो इंक्रीज होगा, स्ट्रेस क्या होगी? डिक्रीज होगी। ये आप देख सकते हो, यहाँ तो कांस्टेंट है, ये लास्ट में 99 है। या इस साइड आप यदि देखोगे तो इस साइड देखोगे तो ये जो स्ट्रेस है, शेयर स्ट्रेस, वो क्या हो रही है? डिक्रीज होते जा रही है। किसके साथ? डी बाई टी रेशियो के साथ। द अलाउेबल shear स्ट्रेस इन द वेव ऑफ माइल्ड स्टील बीम्स डिक्रीज विथ इंक्रीज इन एच बाई टी रेशियो। एच बाई टी रेशियो इंक्रीज हो रहा है तो उस केस में अलाउेबल shear स्ट्रेस क्या होगी? डिक्रीज होगी। क्वेश्चन नंबर 139 ऑप्शन बी इज करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 140, द रेशियो ऑफ अलाउेबल स्ट्रेस इन बेंडिंग कंप्रेशन टू डेट ऑफ बेंडिंग टेंशन इन स्टील बीम इज। अलाउेबल स्ट्रेस आपको बताना है, रेशियो पूछा गया है बेंडिंग कंप्रेशन और बेंडिंग टेंशन में स्टील बीम में, ठीक है। ये रेशियो कितना होगा बेंडिंग कंप्रेशन और बेंडिंग टेंशन के केस में अलाउेबल स्ट्रेस का? बेंडिंग स्ट्रेसेस, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेसेस, द मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस इन टेंशन आर इन स्टील, मतलब दोनों को यहाँ पर कॉमन लिया गया है, या तो टेंशन की बात हो सकती है, कंप्रेशन की भी बात होगी तो सेम वैल्यू होगी। इन एक्सट्रीम फाइबर कैलकुलेटेड ऑन द इफेक्टिव सेक्शन ऑफ अ बीम shall not exceed the maximum permissible bending stress in tension or in compression obtained as follows, nor the values specified in 6.223, 5 and 6.2.6 as appropriate। तो हमने यहाँ पर 6.2.1 का देखा है फॉर्मूला, दोनों में क्या है? बराबर होगी। टेंशन और कंप्रेशन के केस में 0.66 F5 और 6.2.2, 5 और 6.2.6, इसमें भी हम देखेंगे बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू देखेंगे, ठीक है। तो उससे भी हम यहाँ पर देखेंगे, वो भी वैल्यू यहाँ पर काउंट की जाएगी। तो एक केस में तो क्या होगा, यहाँ पर 6.2 की यदि हम बात करते हैं 6.2.1 में, तो दोनों में बराबर होगी, तो इसका मतलब जो रेशियो होगा वो कितना होगा? 1 होगा, ठीक है। कौन से क्लोज नंबर से? 6.2.1। इसके अकॉर्डिंग ये जो रेशियो आपको पूछा गया है अलाउेबल स्ट्रेस इन बेंडिंग कंप्रेशन टू डेट ऑफ बेंडिंग टेंशन, ये दोनों क्या होगा? बराबर होगा। और कितना होगा? 0.6 Fy डिवाइडेड बाई 0.6 Fy, तो ये कितना आ जाएगा? 1 आएगा। और ये दूसरे जो क्लोज दिए गए हैं इनके अकॉर्डिंग ये जो रेशियो होता है वो लेस देन 1 होगा। तो फाइनली हमारा क्या हो जाएगा? लेस देन और इक्वल टू 1। या आप समझ भी सकते हो यहाँ पर
स्टील बीम की बात हो रही है, तो स्टील बीम और कंक्रीट बीम दोनों को हम कंपेयर कर लेते हैं। स्टील बीम में अलाउबल स्ट्रेस की बात करते हैं तो बेंडिंग टेंशन, टेंशन में ज़्यादा होगी वो, ठीक है, क्योंकि टेंशन में स्टील क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, तो टेंशन में अलाउबल स्ट्रेस अधिक होगी। और यदि सीमेंट कंक्रीट की बात करते हैं, ठीक है, आरसीसी बीम की बात करते हैं, तो उसमें टेंशन में कम होगी। तो टेंशन में ज़्यादा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, कंप्रेशन डिवाइडेड बाय टेंशन, तो ये जो रेशियो आएगा ये <1 होगा स्टील बीम के केस में। और मैक्सिमम कितना हो सकता है, बराबर 1 के। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 140 जो रेशियो होगा वो मैक्सिमम कंप्रेशन और टेंशन के केस में 1 हो सकता है या 1 से कम। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो मिल सके।